जी अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ बता दें। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। 2 मिनट हम लोग और वेट करते हैं और उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अब। हमने आज जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले वो हमारा है टाइप कास्टिंग। ठीक है, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर आप तमाम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है। और टाइप कास्टिंग के लिए जो हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो हम लोगों ने अपनी जो टाइप स्क्रिप्ट की पहली क्लास थी उसमें देखी थी। तो टाइप स्क्रिप्ट की पहली क्लास में जो हमारा कोड था वो कुछ इस तरह का था, आप लोगों को याद होगा। मैंने आप लोगों को जो एग्ज़ाम्पल दी थी उस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को एक इनपुट एलिमेंट के अंदर, जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी करके इनपुट एलिमेंट को मंगवा रहे थे तो वो उसमें से वैल्यू नहीं निकालने दे रहा था, हमें यहाँ पे वो एरर कर रहा था। ठीक है, अगर मैं इसी को दोबारा से रीओपन कर दूँ, ठीक है, तो दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वो यहाँ पे इशू दे रहा था जब तक कि हमने, देख रहे हैं यहाँ पे ये डॉट वैल्यू के ऊपर एरर आ रहा है, जब तक हमने यहाँ पे उसको एज करके उसकी एक्चुअल जो टाइप होती है वो टाइप हमने उसको नहीं बताई थी। ठीक है, HTML हमारे पास यहाँ पे था इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको HTML इनपुट एलिमेंट बता दिया था तो उसने यहाँ पे नीचे हमें एरर देना बंद कर दिया था। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना हमारी, जब आप एज करके कोई भी चीज़ लगा रहे होते हो और टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हो तो ये हमारी टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, तो ये हम उन जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट खुद से गेट नहीं कर पाता कि इस एलिमेंट की टाइप क्या होगी। तो ये बेसिकली ये वाला जो सिनेरियो था ना यहाँ पे, ये हमारा परफेक्ट जो है वो सिनेरियो था जिस केस में हम टाइप कास्टिंग यूज़ कर रहे थे। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं वापस से कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स टाइप कास्टिंग की और दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, टाइप कास्टिंग जो होती है हमारे पास, आपके पास कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आप इनपुट एलिमेंट बना रहे हो, कांस्टेंट, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें फिर हम जो है वो कोई भी आईडी जब अपनी बताते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इनपुट बता रहे हैं, ठीक है, जो आईडी उसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये इनपुट 1 उसके ऊपर आईडी लगी हुई है, तो आगे हम जो है वो एज करके HTML एलिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये टाइप कास्टिंग का पार्ट नहीं है। टाइप कास्टिंग का पार्ट जो है वो सिर्फ जो हम आगे एज करके लगा रहे हैं, एज HTML इनपुट एलिमेंट, ये वो चीज़ है। ठीक है, सिर्फ ये है जो कि टाइप कास्टिंग का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, टाइप कास्टिंग के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपने देख लिया, आप किसी भी वैल्यू के आगे एज लगा लेते हो और एज लगा के ये वाला काम कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के अंदर हमारे पास जहाँ पे भी आपकी वो वैल्यू आ रही है उससे पहले आप जो है वहाँ पे भी ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है, एंगल ब्रैकेट लगा के भी ये वाला काम हो सकता है। टाइप स्क्रिप्ट ने टाइप कास्टिंग के आपको दो तरीके दिए हैं। जो असल तरीका है टाइप कास्टिंग का वो ये वाला है, नीचे वाला। ठीक है, ये जो है वो सही तरीका है जो एक्चुअल टाइप स्क्रिप्ट ने डिफ़ाइन किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जो टाइप स्क्रिप्ट है उसको लोगों ने रिएक्ट के साथ भी यूज़ करना शुरू किया। तो रिएक्ट के साथ जब उसको यूज़ करना शुरू किया तो रिएक्ट के अंदर, अगर आप लोगों को रिएक्ट आती है तो आप लोगों को पता होगा कि रिएक्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ इसी तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिसमें हम बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर या जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर ही हम HTML के एलिमेंट्स जो हैं वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो हमारा बेसिकली जो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं जो लगाया ना, ये इस वजह से लगाया है कि अगर हमारे पास जो ये वाला तरीका है, अगर ये हम रिएक्ट के अंदर इसको नहीं चला सकते तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो क्या कहते हैं ये वाली जो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को तमाम चीज़ें। मुझे क्लियर है तो ज़रा मुझे कमेंट में बता दें जल्दी से।
टाइप कास्टिंग क्लियर है सब लोगों को? ओके। बहुत आसान सा टॉपिक था, ठीक है। अच्छा, अब बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी, आप लोगों को इशू ये आएगा कि बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को टाइप नहीं पता होगी कि बेसिकली यहाँ पे टाइप क्या आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे नहीं पता होगा आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, तो आप HTML जो है वो बेसिकली आप इसके लिए टाइप स्क्रिप्ट की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे टाइप कास्टिंग से रिलेटेड जो है वो तमाम डेटा जो है वो अवेलेबल है। और उसके बाद भी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे चले आएँ, तो स्टैक ओवरफ्लो पे लोगों ने हज़ारों सवाल पूछे हुए इस तरह के कि इस फ़लाँ चीज़ की क्या टाइप होगी, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको उसके हवाले से क्या कहते हैं जो है वो डेटा मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो ये हमारी टाइप कास्टिंग थी, ठीक है। जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो है हमारा जेनेरिक्स, ठीक है। इसको लोग जेनेरिक्स भी कहते हैं, टाइप जेनेरिक्स भी कह रहे होते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। आप वैसे एक्चुअल जो नाम है जो कि जिसको टाइप स्क्रिप्ट में जो इसका नाम लिखा है वो जेनेरिक्स इसका नाम दिया है। अच्छा, जेनेरिक्स समझने से पहले जेनेरिक्स जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसको समझने के लिए ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से समझ में आ जाए कि जेनेरिक्स क्या होती है और कहाँ पे यूज़ हो सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। आप तमाम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने ECMA स्क्रिप्ट पढ़ी है, ठीक है। तो ECMA स्क्रिप्ट में आप लोगों ने जो है वो प्रोमिसेस लाजमी पढ़े होंगे। तो प्रोमिसेस जो है वो पहले जब तक हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट 5 थी हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करते थे, ब्लूबर्ड इस तरह की लाइब्रेरीज, ठीक है। लेकिन ECMA स्क्रिप्ट 6 के बाद से जो है वो बिल्ट इन हो गया है, प्रोमिसेस जो है वो लाजमी आपको मिल जाता है। तो बेसिकली प्रोमिसेस क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी अगर आपको एसिंक्रोनस टास्क अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर परफॉर्म करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रोमिसेस यूज़ करते हो। प्रोमिसेस से पहले कॉलबैक्स होते थे, हमारे पास कॉलबैक्स यूज़ होते थे, लेकिन कॉलबैक्स के अंदर ये है कि आपका कोड जो है वो काफ़ी डर्टी हो जाता है, ठीक है। उसी की टर्मिनोलॉजी की वजह से ही उसको कॉल बैक हेल का नाम दिया गया था। ये जो मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, कॉल बैक हेल वगैरह, अगर आपको नहीं पता तो आप जो है ना सर्च ज़रूर कीजिएगा गूगल पे। ये वो सवाल हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में जो है ना वो पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो ये चीज़ जो है वो लाजमी देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो। बाकी प्रोमिसेस जो हैं उसको बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप कोई भी प्रॉमिस अगर बना रहे हैं तो कांस्टेंट, जैसे अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो प्रॉमिस इक्वल्स टू आप सिंपली न्यू करेंगे और प्रॉमिस को कॉल कर देंगे, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यू प्रॉमिस करके अगर आप जब आप बनाते हो तो इसके अंदर बेसिकली आप पास करते हो एक फंक्शन, ठीक है। वो एरो फंक्शन हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन हो सकता है, जैसा आप चाहो। और उस फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर पास करते हो, रिजॉल्व के पहला और दूसरा रिजेक्ट, पहला रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। ये दो पैरामीटर जो हैं वो फंक्शन जो भी आप इसको प्रॉमिस को दे रहे हो तो वो फंक्शन जो है वो दो पैरामीटर्स ले रहा होता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो जो भी एसिंक्रोनस टास्क है आपका, वो उसके चांसेस होते हैं कि वो टास्क फेल भी हो सकता है और वो टास्क जो है वो क्या कहते हैं पास भी हो सकता है। तो पास होने के टाइम पे हम रिजॉल्व कॉल कराते हैं और फेल होने के टाइम पे हम रिजेक्ट कॉल करवाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा प्रोमिसेस के बारे में। अच्छा, अब प्रोमिसेस जो हैं वो बेसिक, क्योंकि अच्छा ये जो रिजॉल्व रिजेक्ट है ये क्या कहते हैं इसके पास फेल होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जब एसिंक्रोनस टास्क की बात कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास ज़्यादातर जो काम हो रहे होते हैं वो API कॉल वगैरह इस तरह की चीज़ हो रही होती है, ठीक है, या कोई हैवी डेटा कैलकुलेशन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो वहाँ पे फिर हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस टास्क को फेल होने के, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट के, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई एसिंक्रोनस टास्क मुझे बनाना है, तो डमी एसिंक्रोनस टास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट बना रहा हूँ और सेट टाइम आउट के अंदर मैं सिंपल सा एक फंक्शन पास कर देता हूँ और इस फंक्शन को के अंदर जो है वो क्या कहते हैं मुझे मैं इसको कह देता हूँ कि भाई आपने चलना है 2 सेकंड के बाद, 2000 मैं इसको दे रहा हूँ यानी 2000 मिली सेकेंड्स। तो ये 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन चल जाएगा और सेट टाइम आउट यानी यहाँ पे अब आ जाएगा कंसोल में। जो मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सेट टाइम आउट जब 2 सेकंड के बाद चले तो 2 सेकंड के बाद वो रिजॉल्व करा दे, यानी मेरा प्रॉमिस जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी डेटा इसको पास कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कह दिया टास्क परफॉर्म्ड
सक्सेसफुली। ठीक है, ये छोटी सी मैंने एक स्ट्रिंग इसको पास करवाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो भी आपने डेटा जो प्रॉमिस से यहाँ से उसको रिजॉल्व करवाया है वो डेटा आप प्रॉमिस के डॉट देन के अंदर गेट कर सकते हो। जैसे ही वो आपका प्रॉमिस, आपने कहा मेरा प्रॉमिस कॉल कर दो, ठीक है, और जब वो उस प्रॉमिस के अंदर जो भी टास्क मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो टास्क जब कंप्लीट हो जाए तो मेरा डॉट देन चला दो। ठीक है, डॉट देन के अंदर भी नॉर्मल सा एक फंक्शन होता है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो है वो आपको बेसिकली वो डेटा मिल जाता है जो कि आपने रिजॉल्व से पास करवाया है। ठीक है, जो भी आपने रिजॉल्व से पास करवाया है, ठीक है, बल्कि प्रॉमिस अभी हमारा फंक्शन नहीं है तो सिंपली प्रॉमिस डॉट देन करके चलेगा ये। अच्छा, तो प्रॉमिस डॉट देन करके मैंने यहाँ पे उसको बता दिया। ठीक है, और अब क्या होगा, जैसे ही वो डॉट देन जो है वो चलेगा तो उस डॉट देन के जो फंक्शन मैंने पास किया है उसके पैरामीटर के अंदर मेरे पास जो है वो ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू जो भी मैंने रिजॉल्व कराई थी वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं डेटा के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो मेरा प्रॉमिस वाला फंक्शन है ये रिटर्न क्या करता है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिजॉल्व की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग के ऊपर जब मुझे यहाँ पे वही डेटा जो है स्ट्रिंग मिला। अच्छा, इसको हम रन करके भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना तो मैं इसको अभी चला के देख लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। ये जो न्यू प्रॉमिस है ना इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा किसी फंक्शन से। ठीक है, एक काम ये करते हैं, छोटी सी चेंजेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा था, अब ये ठीक चलेगा। ठीक है, उसको पहले प्रॉमिस को हमने फंक्शन बना लिया और प्रॉमिस को बेसिकली उसके अंदर से रिटर्न करवाया जो एक्चुअल हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, ये कांस्टेंट सिंपल एक प्रॉमिस फंक्शन है, इसको हम नाम भी इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये 2 सेकंड के बाद मेरे पास मुझे आउटपुट देगा। क्यों नहीं दे रहा है? ओके, यहाँ पे फ़ाइल जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की गलत लगी हुई है। हमारी फ़ाइल का नाम है app.js, तो वो फ़ाइल बेसिकली हमारी चल ही नहीं रही, अब चलना चाहिए इसको। ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद हमारे पास आ गया है टास्क परफॉर्म सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा, तो ये नॉर्मल सा हमारा प्रॉमिस था। ठीक है, और जो कि मतलब सिंपली सेट टाइम आउट कर रहा है। अगर आपने प्रोमिसेस पढ़े हुए हैं तो आपको जो है वो ये इस यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आपको प्रोमिसेस आते हैं तो। अगर नहीं आते तो ये प्रोमिसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोमिसेस को आज ही गूगल करके इसको देख लीजिएगा, इसको लाजमी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो मेरे पास कोई मसला नहीं है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे डेटा के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे डेटा के अंदर जब मैं console.log करा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग, उसकी जो टाइप है डेटा की वो है स्ट्रिंग। अब कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, अगर मैं इसी को फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ या कांस्टेंट के अंदर डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे उस हवाले से नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे और डेटा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग का मेथड अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉल करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटा डॉट स्प्लिट मैं यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो स्प्लिट हो जाए स्पेसिस की बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे जहाँ जहाँ पे स्पेसेस आ रहे थे उसने उस वर्ड्स को तोड़ के, उन वर्ड्स को तोड़ के एक एरे बना दिया। ठीक है, यानी बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड चलता है हमारे पास, कोई भी स्ट्रिंग हो उसके ऊपर स्प्लिट चल जाता है। ठीक है, लेकिन यही काम जब आप टाइप स्क्रिप्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये आपको एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? ये कह रहा है कि डेटा की जो टाइप है हमारे पास वो अननोन है। अब डेटा की टाइप अननोन क्यों है? अननोन इसलिए है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉमिस के अंदर झांक के नहीं देख रहा कि रिजॉल्व में से क्या कौन सी टाइप आ रही है, क्या आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, इस वजह से जो है वो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है कि हम जो है वो डेटा की जो टाइप है वो यहाँ पे नहीं बता पा रहे। अच्छा, इसको मैं क्योंकि वो इशू वहाँ से था तो इस वजह से इसको जो है ना मैं वापस उसी फॉर्मेट में कर रहा हूँ जो ये पहले था। इक्वल्स टू इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कॉल करा सकते हैं और ये चलेगा हमारे पास। ठीक है, तो असल प्रॉब्लम जो थी वो बेसिकली वहाँ से थी। ठीक है, तो ये देखो अब ये जो डेटा डॉट स्प्लिट है ये उसके ऊपर हमारे पास ये इशू कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको कह रहा है कि भाई डेटा की जो टाइप है वो हमारे पास वो अननोन है।
अब ये जो डेटा की टाइप अननोन है वो इसलिए है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आने वाली है, ठीक है। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली प्रोमिसेस को हम एज ए जेनेरिक हम बता रहे होते हैं कि भाई आपके पास जो टाइप आने वाली है, जो भी टाइप आप यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे रिजॉल्व है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप बता सकते हो उसको कि इसकी जो टाइप आएगी वो आएगी प्रॉमिस, और प्रॉमिस के आगे, ठीक है, आप लगा सकते हो जो भी आपकी टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी, मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेट मी चेक। अगर आप लोग भी कहीं पे फंसो ना, कभी कभार हो जाता है इस तरह का कि आपको नहीं पता चलता कि क्या कहते हैं कौन सी चीज़ क्या थी। सिंटैक्स है थोड़ा सा मुश्किल है, टाइप स्क्रिप्ट का जहन से निकल जाता है। आप लोग सिंपली जो है वो क्या कहते हैं उसको सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ प्रॉमिस टाइप, या फिर आगे आप लिख लो रिटर्न टाइप। टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो बहुत इसकी कम्युनिटी बड़ी है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। प्रॉमिस रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर लो, ठीक है, आगे टाइप स्क्रिप्ट लिख दो, आपको इसके हवाले से लाजमी क्या कहते हैं मिल जाएगा कि आप वो कैसे वो वाला काम कर सकते हो, ठीक है। हो टू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और टाइप मिल जाओ जल्दी से, प्रॉमिस। यार ये चीज़ मैंने 10,000 बार की हुई है और अभी मेरे जहन से निकल गया, ठीक है, ये आ गया। तो ये जहाँ पे आपकी फ़ंक्शन बता रहे होते हो, फंक्शन का नाम उसके राउंड ब्रैकेट के बाद आ रहा होता है, तो ये आएगी, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आएगी। तो ये इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर बस ये वाला एक प्रॉब्लम था कि उसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। ओके, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप में से किसी को आइडिया तो प्लीज़ चैट में बताना मुझे। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसमें जो हमारी टाइप जाएगी फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न, मैं ठीक कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। एक काम करते हैं हम इसको कांस्टेंट प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, और ये टाइप हमारी आती है यहाँ पर, न्यू प्रॉमिस की जगह पे आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया है। जल्दी से बैठ के इसको ठीक कर लेते हैं। प्रॉमिस और प्रॉमिस कॉलन फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी हमारी, तो हमने ठीक तो किया हुआ है। अच्छा, मेरे ख़्याल से एरो ब्रैकेट की वजह से इशू कर रहा है, लेट मी चेक, शायद हो सकता है। मुझे एरो ब्रैकेट के हवाले से ज़्यादा उसका वो नहीं पता। इसको हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और यहाँ पे हम लगा देंगे राउंड ब्रैकेट। और अच्छा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये जो न्यू प्रॉमिस है हमारा, ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको करवा लेंगे रिटर्न, और यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए इसकी रिटर्न टाइप के। हम रिटर्न टाइप में भेजने वाले हैं प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ इसमें आएगा स्ट्रिंग।
ओके। और यहाँ पे अब हम जब जैसी डॉट देन लगाते हैं तो अब इशू क्यों आ रहा है इसको, split a string into substring using specified and return them as an array। तो आर्गुमेंट सेपरेटर ओके। अच्छा, ये console डॉट लॉग का एरर है, मैं उसी वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ बेसिकली। शुरू में ही हमने पहले ही ठीक किया था। ये इशू जो है ये console डॉट लॉग की वजह से वो कह रहा है कि console डॉट लॉग को जो है ना आप सेपरेटर पास करो, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली एरे पास इस तरीके से नहीं कर सकते। हम ऐसे कर सकते हैं कि डॉट स्प्लिट जो है ना, स्प्लिट के आगे अगर हम यहाँ पे लगा दें डॉट जॉइन लगा दें अगर, तो फिर यहाँ पे वो इशू नहीं आना चाहिए। या फिर हम इसको जो है स्प्लिट को किसी वेरिएबल में सेव करवा दें, कांस्टेंट एरे इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट को हम ऐसे कर दें, ठीक है। तो और फिर आगे एरे डॉट जॉइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी उस पर वो चल जाएगा, 1-2 सेकंड के बाद आना चाहिए, ठीक है। हमने उसको वापस उसको स्ट्रिंग की बेस पे उसको क्या कहते हैं स्प्लिट करवाया और वापस जॉइन करवा लिया। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना मेरे भाई वो आप लोगों को भी आते रहेंगे, ठीक है। और एरो ब्रेक, हाँ ठीक है, खैर हो गया हमारा। बेसिकली मैं जो है ना वो क्या कहते हैं कंफ्यूज इसकी वजह से हो गया था क्योंकि हमारे पास ये जो स्प्लिट है वो उसके अंदर हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं वो जा नहीं रहा था, ये तो वो उसकी वजह से कंप्लेन कर रहा था और मुझे लग रहा था कि उसको प्रॉपर स्ट्रिंग टाइप मिल नहीं रही। तो हमने पहले जो किया था ना हम वो भी हमारा ठीक था। मैं एक काम करता हूँ वापस कंट्रोल Z करके ना आपको उसी तरीके से हम चला के दिखाते हैं। अच्छा, ये वाली जो आपकी अप्रोच होगी ना जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि अब आपको ज़िद बना लेनी है कि अगर ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही ना तो मैं तो इसी तरीके से इसको करूँगा, ठीक है, इसी तरीके से इसको करके दिखाऊंगा। तो उस तरीके से जो है ना फिर आपको आपके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना वो हल होंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया ना तो मेरे पास प्रॉब्लम सिर्फ इसका था और किसी भी चीज़ का इशू नहीं था, ठीक है। ये देखो हो गया, उसी तरीके से हुआ ना जैसे हमने पहले करना चाह रहे थे। तो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यहाँ थी और मैं समझ रहा था कि मैं जो है वो टाइप जो है वो कहीं पे गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं होगा। बेसिकली टाइप जो वहीं होगा, आप उसी कांस्टेंट की टाइप बताते हो कि उस प्रॉमिस से आपके पास निकल के क्या आना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रॉमिस ना होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ होता कोई फंक्शन और वो फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा होता अगर क्या कहते हैं किसी प्रॉमिस को, इस तरीके से अगर वो कर रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिर ये चीज़ यहाँ पे नहीं जाती, फिर यहाँ पे क्या होता इसके अंदर ये चीज़ आ जाती इसकी रिटर्न टाइप के पास यहाँ पर, ठीक है, और उससे ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाती, रिजॉल्व हो जाती। बस यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता और इससे ये चीज़ ठीक हो जाती। अगर हमारे पास यहाँ पे प्रॉमिस फंक के अंदर कोई फंक्शन होता तो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास क्या कहते हैं, बिल्कुल हुज़ैफ़ा ठीक कह रहा है। डेवलपमेंट इसी का नाम है। आपके पास जो है ना एरर्स आते रहते हैं और हर जो नया एरर होता है वो आपको कोई ना कोई लर्निंग जो है वो दे के जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी एक ही चीज़ के अंदर लर्निंग मिल गई कि मैं एक एग्जांपल बना रहा था आप लोगों के लिए प्रोमिसेस की और उसके अंदर आपको कई चीज़ें पता चल गई कि आप कहाँ पे कब कौन सी टाइप किस तरीके से डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। अगर बेसिकली आपको आइडिया ये होना चाहिए कि जो भी डेटा आप रख रहे हो वो डेटा कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जब मैंने रिटर्न बताया था ना तो ये रिटर्न जो है ये रिटर्न किसका है, ये इस वाले फंक्शन का रिटर्न है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उस फंक्शन के ब्रैकेट के आगे कॉलन लगा दिया, कॉलन प्रॉमिस स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ये फंक्शन मेरे पास जब नहीं था और सीधा न्यू प्रॉमिस था तो फिर मैं इसी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की टाइप बता रहा था कि इसके अंदर मेरे पास एक प्रॉमिस रखा हुआ होगा जो कि रिजॉल्व करेगा एक स्ट्रिंग को। मेरे ख्याल से काफ़ी तमाम लोगों को इसमें मसला होगा समझने में। मैं एक बार इस चीज़ को फिर से जो है ना आप लोगों को समझा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, मैं इस पूरे को फिर से हटा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सिंपल सा मेरे पास क्या कहते हैं एक प्रॉमिस है और उस प्रॉमिस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं अच्छा प्रॉमिस जो है वो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं मेरे भाई। अगर प्रॉमिस आपको नहीं पता आप आज ही गूगल करें, प्रॉमिस को सीखें कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस जो है वो बेसिकली जो है वो एक एसिंक्रोनस जब हमारे पास टास्क होते हैं, एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आपका
आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है वो कोई भी ऐसे काम करेगी जो कि थोड़ी टाइम लगाता है, ठीक है, और जब तक उस काम में टाइम लग रहा है तब तक मेरे पास कोई और काम मैं कर लूँ, ठीक है। इसकी बहुत सादा और सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला सिनेरियो सिंक्रोनस और दूसरा एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस वाले बिहेवियर के अंदर क्या होता है, सिंक्रोनस वाले बिहेवियर के अंदर आपके पास कोई भी टास्क आता है जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, तो आप उस टास्क के परफॉर्म होने तक के लिए रुके रहते हो। जब तक कि वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा अगला कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि एसिंक्रोनस के अंदर जो टास्क टाइम ले रहा है आप उस टास्क को वैसे ही होने देते हो और आप क्या करते हो, आप बोलते हो जब तक मैं कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर लूँ। तो सिंक्रोनस वाला बिहेवियर अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर देखो तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने आपको दही और रोटी लेने के लिए भेजा, ठीक है, तो आप पहले रोटी लेने के लिए चले गए लेकिन आपने देखा तंदूर पे रश लगा हुआ है, ठीक है। सिंक्रोनस वाले बिहेवियर में आप क्या करोगे, आप तंदूर वाले के पास खड़े रहोगे जब तक आपको रोटी नहीं मिल जाती, आप दही लेने के लिए नहीं जाओगे क्योंकि आपका पहला टास्क जो है वो क्या है, रोटी लेना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर आपको जो है वो क्या कहते हैं रोटी आपने ले ली है और उसके बाद फिर आप दही लेने के लिए जाओगे, ये आपका सिंक्रोनस बिहेवियर हो गया। एसिंक्रोनस बिहेवियर के अंदर क्या होता है, आप होटल पे गए, आपने देखा होटल पे अभी रश लगा हुआ है, आपने तंदूर वाले को बोला यार मेरी 5 रोटियां लगा के रखना, मैं सामने से दही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो होटल वाले ने कहा अच्छा ठीक है, आपने फटाफट जाके दही ले ली, ठीक है। होटल वाले ने जब तक आपकी रोटियां बांध दी और आपने दही लेके रोटियां उठाते हुए आप घर आ गए। तो ये बिहेवियर है सिंक्रोनस का और एसिंक्रोनस बिहेवियर का, ठीक है, ये दोनों का फ़र्क है। तो जो हमारे पास जितने भी एसिंक्रोनस टास्क होते हैं उन एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस से पहले हमारे पास कॉल बैक्स होते थे। तो प्रोमिसेस क्या करता है, कोई भी ऐसा टास्क जो कि आपका टाइम लेगा ज़्यादा और उस टाइम तक आप कोई और काम करना चाह रहे हो लेकिन आप ये भी चाहते हो कि जब वो आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। जैसे कि हमारा ये सेट टाइम आउट वाला टास्क, मैंने सेट टाइम आउट जानबूझ के इसलिए बनाया और 2 सेकंड का बनाया कि इसको अभी इस वाले टास्क को परफॉर्म होने में 2 सेकंड लगेंगे, यानी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब तक इसको टाइम लग रहा है उस वक्त तक क्या करें, उस वक्त तक जो है ये बाकी के टास्क परफॉर्म होते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे नीचे कोई अलर्ट लगा देता हूँ, कुछ भी कंसोल लगा देता हूँ, वो वाली लाइन मेरी चल जाएगी, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये मेरी बाद में चलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके बाद भी मैंने console.log लगाया हुआ है प्रॉमिस के बाद, ठीक है, तो वो लाइन मेरी जो है वो चल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉमिस के बाद मैंने लगाया हेलो, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखो पहले हेलो चल गया और ये वाला जो काम है ये वाला काम बाद में चलेगा। हालांकि अगर आप लाइन नंबर के हिसाब से देखो तो पहले कौन सी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, पहले प्रॉमिस लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि प्रॉमिस को टाइम लगना था इस वजह से पहले ये वाला टास्क चल गया और प्रॉमिस वाला टास्क उस वक्त चला जब मेरे पास ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी और नॉर्मल सी इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप क्या करोगे बेसिकली, जो कि आपके पास जो प्रॉमिस होता है वो क्या करता है, आपका कोई भी टास्क जिसमें टाइम लगना है वो आप प्रॉमिस के अंदर रखते हो और उसके डॉट देन के अंदर आप पता लगा लेते हो कि जब भी ये टास्क कंप्लीट होगा उसका डॉट देन चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो प्रॉमिस था, इस प्रॉमिस के अंदर मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्रॉमिस के अंदर ये जो रिजॉल्व हो रहा है यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ एक स्ट्रिंग। याद रहे कि जो भी हमारे पास रिजॉल्व होता है वो हमें कहाँ मिल जाता है, डॉट देन के अंदर। जब वो चीज़ आपको डॉट देन के अंदर मिल जाएगी तो यानी यहाँ पे जो भी डॉट देन के अंदर आप फंक्शन पास करते हो उसके एज अ पैरामीटर के तौर पे आपको वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे पता है कि मैं यहाँ से रिजॉल्व क्या करवा रहा हूँ, एक स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे जब स्ट्रिंग का कोई भी मेथड जो होता है जो कि स्प्लिट मेथड है वो मैं कॉल क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आपके प्रॉमिस के अंदर जाके नहीं चेक कर रहा होता, अंदर जाके नहीं देख रहा होता कि जो है वो भाई साहब ने रिजॉल्व के अंदर क्या रखा है, ठीक है। आपको टाइप स्क्रिप्ट को बताना पड़ता है। वो आप कैसे बताते हो वो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे कॉलन लगाओगे, उसको बताओगे प्रॉमिस, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सा प्रॉमिस हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉमिस के अंदर से क्या रिटर्न होगा वो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये है आपकी जेनेरिक्स, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या बताओगे, यहाँ पे अब आप बताओगे क्या कहते हैं, जो आपकी रिजॉल्व की टाइप है वो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ पे प्रॉमिस स्ट्रिंग यहाँ से
रिटर्न करवाऊंगा तो उसने मुझे क्या बता दिया कि डेटा डॉट स्प्लिट। अब वो जो स्प्लिट है उसके ऊपर मुझे एरर नहीं दे रहा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को पता चल गया कि जब भी ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ये मुझे हमेशा कोई ना कोई स्ट्रिंग ही लेकर आएगा रिजॉल्व होने के बाद। सही है भाई, ये चीज़ क्लियर है? मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। हम इसकी एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे जेनेरिक्स की। अगर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? ऑब्जेक्ट की आपने कोई ना कोई टाइप बनाई होगी ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई टाइप बना ली, टाइप यूज़र के नाम से, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों की असाइनमेंट देख रहा था, आप लोगों ने अक्सर लोगों ने गलती पता है क्या की हुई है, आप लोगों को शायद क्लियर नहीं है। आप तमाम लोगों ने जितनी भी टाइप बनाई है ना, आप सब लोगों ने एक गलती ये की है, काफ़ी सारे लोगों ने, सब ने तो नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने, कि हमेशा टाइप के, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला लेटर होगा, जो भी जिस नाम से भी आप टाइप बना रहे हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यू को कैपिटल रखा है, आप तमाम लोग उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। टाइप हो या इंटरफेस हो, हमेशा वो स्टार्ट होगा, जो उसका पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप बनाई यूज़र की, और यूज़र में मैंने कहा कि मेरे पास नेम होगा स्ट्रिंग, ठीक है, और यूज़र की आईडी होगी जो कि हमारे पास नंबर होगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास जाना है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़र का ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उसको बताऊँगा कि स्ट्रिंग की जगह पे मैं उसको बता दूँगा यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो मुझे एरर दे रहा है और यहाँ पे भी एरर दे रहा है, क्योंकि यूज़र के अंदर डॉट स्प्लिट नहीं मिलेगा उसको, और यहाँ पे भी हम यूज़र तो ज़ाहिर सी बात है रिजॉल्व करवा नहीं रहे, तो इस वजह से अब हमको वही ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो कि यूज़र की टाइप डेफिनेशन के साथ मैच करता हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि उसमें नेम होगी, और नेम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग होगा, और उसके बाद आईडी होगी, और आईडी कोई नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ये वाला काम करते हैं तो हमारे पास यहाँ से एरर चला जाएगा, क्योंकि अब रिजॉल्व के अंदर हम प्रॉपर टाइप भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेटा डॉट स्प्लिट जो है वो तो खैर चलेगा नहीं। अब हम डेटा डॉट फॉर एग्जांपल नेम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है? तो थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि आप लोगों को कोड नज़र आए। सेकंड असाइनमेंट की डेडलाइन है 1 अप्रैल रात को 9 बजे। जो फैच वाला असाइनमेंट था वो बेसिकली रिटर्न जहाँ से भी हो रहा है, उस रिटर्न करने के लिए आपने कहीं ना कहीं या तो प्रॉमिस बनाया होगा या किसी फंक्शन के अंदर एसिंग का वेट यूज़ किया होगा। तो बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे भी आप उसको गेट कर रहे हो, गेट करने के टाइम पे आप उसको बताओगे, ठीक है। या फिर वो जो डॉट देन होता है फैच का, अगर वहाँ पे चेक कर रहे हो तो किसी कांस्टेंट में अगर रख रहे हो तो कांस्टेंट की टाइप बताओगे, और अगर कांस्टेंट में नहीं रख रहे हो तो आप जो भी है आपका डेटा जिस हिसाब से भी आ रहा है उस डेटा की आप कस्टम टाइप आपके पास होनी चाहिए, और उसी कस्टम टाइप को आप वहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर की टाइप के तौर पे बता दोगे, या उस जो अगर कांस्टेंट में रख रहे हो सिंपली एसिंग का वेट करवा के तो कांस्टेंट की टाइप बता दोगे। आपके पास आंसर नहीं आ रहा, कोई एरर भी नहीं आ रहा। नूरी आप मुझे क्या कहते हैं मैसेज कर देना, और अपना कोड मैं देख लूँगा, बता दूँगा आपको क्या इशू है। असाइनमेंट के बारे में नहीं मेरे भाई, अभी मुझसे इसके बारे में बताओ मुझे, ये चीज़ अभी हमने ये वाली जो टाइप बताई है, ये टाइप क्लियर है आपको या नहीं? टाइप प्रोडक्ट जो आपने बनाई है उसमें कांस्टेंट प्रोडक्ट्स, मेरे भाई ओवरराइड तो होगा ना, वो आप टाइप बता रहे हो, टाइप ओवरराइड थोड़ी होगी, डेटा ओवरराइड होगा ना आफ्ताब भाई। ओके, अच्छा जी,
अब हम इसकी और डिटेल के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ सिनेरियोज इस तरह के भी होते हैं हमारे पास, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट। हमारे पास कुछ सिनेरियोज इस तरह के भी होते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन के अंदर कब कौन सी टाइप ऐसा पैरामीटर आने वाली है या कहाँ पे कौन सी टाइप आने वाली है हमें ख़ुद भी नहीं पता होता। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हेल्पर फंक्शंस होते हैं उन हेल्पर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर के अंदर हम किस टाइप का डेटा भेजेंगे हमें नहीं पता होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है मर्ज। ठीक है, नॉर्मल सा फंक्शन। अब ये जो मर्ज का फंक्शन है मेरे पास ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला ले रहा है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, और इस मर्ज के फंक्शन का काम क्या है? इस मर्ज के फंक्शन का सिंपल सा ये काम है कि ये क्या करता है, ओबीजे ए, और इसको हम कर लेंगे, हम तमाम लोगों ने ECMAScript 6 पढ़ी है, तो ECMAScript 6 के अंदर जो है वो हम एक्सपेंड करके अगर हमें मर्ज करना हो, ठीक है, तो हम डॉट 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 लगा के उसको क्या कहते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद फिर उसको जहाँ पे भी रखेंगे उसकी तमाम कीज़ जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं वो डिस्ट्रक्चर हो जाती हैं, और इस तरीके से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना भी चाहूँ कांस्टेंट, मैं एक नया बना रहा हूँ कांस्टेंट मर्ज्ड इक्वल्स टू मर्ज। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टाइम पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेम। ठीक है, और नेम में लिखा हुआ है इसहाक, और सेकंड पैरामीटर में भी एक ऑब्जेक्ट जाएगा और जिसमें की है एज 1 2। ठीक है, या एज की जगह पे हम यहाँ पे कर लेते हैं आईडी, और आईडी की जगह पे हमारे पास 1 2 3 समथिंग आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब भी मैं ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत नॉर्मल सा फंक्शन है। ठीक है, जब भी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो, मैं इसको दो ऑब्जेक्ट पास करूँ और ये इन दो ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दे दे। यानी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसमें नेम की भी की हो और आईडी की भी की हो, नेम की वैल्यू जो मैं पास करूँ और आईडी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा बेहतरीन काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर इसको टाइप क्या बताऊँ, ओबीजे ए और ओबीजे बी को। क्योंकि हमारे पास टाइप का इशू इसलिए आएगा क्योंकि अगर मैं सिंपली अगर नेम को इसको भी एक टाइप बना देता हूँ, इसको भी एक टाइप बना देता हूँ, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं हर बार इसको इसी तरह का ऑब्जेक्ट पास करूँगा। हो सकता है अगली बार मर्ज करवाने के लिए मेरे पास अलग तरह का ऑब्जेक्ट हो, तब मैं क्या करूँगा, फिर जाके इस फंक्शन के अंदर जाके टाइप उसकी चेंज करूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है, एक तो मेरे एक वर्क अराउंड है। ठीक है, वर्क अराउंड क्या है हमारे पास, वो ये है कि मैं दोनों को बता दूं कि भाई यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। इससे ये एरर देना बंद कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ ना कि कांस्टेंट कंसोल डॉट लॉग करवा के कि मेरे पास मर्ज्ड के अंदर क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये देखो उसने मुझे ऑब्जेक्ट वाला मर्ज करके भी दे दिया। ठीक है, यानी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड। अब जो इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी डेटा मैंने इसको पास किया है, जैसी डेटा वो मुझे मिलेगा ना मर्ज होने के बाद, जैसे ही मैं उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो ये देख रहे हो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई नेम डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन, जो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट उसने सपोज किया हुआ उसको टाइप स्क्रिप्ट ने। क्योंकि जो हमने ओबीजे ए को कहा कि भाई यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा और इसके अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और हमने जब जाहिर सी बात है जब दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट ने भी ये समझ लिया कि उसको मर्ज करने के बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अब टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है कि भाई मैंने अंदर उसके कीज़ नहीं चेक की, मुझे नहीं पता अंदर उसमें क्या रखा हुआ है। इस वजह से अब मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसके अंदर वाकई नेम की प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को जाके चेक नहीं कर रहा। हमने खुद बता दिया उसको कि भाई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया जहाँ के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ओबीजे बी के अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ गई।
अब इसके लिए हम क्या करें कि मैं तो उस किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। इस चीज़ के लिए हमारे पास जो है वो हम फिर से क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमने मर्ज बताया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है सिनेरियो, अब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इतनी एडवांस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम सब ने अलजबरा पढ़ी है ना, उसमें क्या होता है हमारे पास हम कोई भी वेरिएबल कोई भी नंबर होता है या कोई भी कैरेक्टर होता है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बात में कहूँ, ठीक है, मैंने आपको कहा एक्स की वैल्यू 40 और वाई की वैल्यू 40, तो x प्लस वाई कितना होगा? आप मुझे फ़ौरन से बता दोगे सर 80 होगा। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर x की वैल्यू भी 40 है और y की वैल्यू भी 40 है, और अगर हम x प्लस वाई कर रहे हैं यानी 40 प्लस 40 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास क्या कहते हैं वो जो इशू आया, क्या कहते हैं वो जो हमें पता चला कि क्या कहते हैं ये वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने हर नंबर को एक नाम दे दिया और उसको एक नाम के तौर पे सपोज कर लिया। तो अब जब उनके नामों को हमने मिला के देखा तो एक्चुअल असल में मिल क्या रही है उसको, उसकी वैल्यू, नाम तो सामने है ना, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। टाइप स्क्रिप्ट को हम ये बता सकते हैं कि मेरे भाई हम जो टाइप इस फंक्शन को कॉल करवाते वक्त भेजेंगे ना वो हमें खुद भी नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जो भी टाइप में नीचे भेजूँगा उसको मैं कोई नाम देना चाह रहा हूँ और उसी नाम से फिर मैं बाद में उसको यूज़ भी कर लूँगा, ठीक है। वो कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि आप, अच्छा इसके अंदर एक कन्वेंशन है, जैसे फॉर लूप के अंदर आई की कन्वेंशन होती है ना, आप हमेशा फॉर लूप के अंदर वेरिएबल आई बनाते हो, वैसे इसके अंदर कन्वेंशन क्या है, वह कन्वेंशन जो भी टाइप आने वाली है नई टाइप, उसको ये टी के नाम से सपोज कर लेता है, टाइप से टी बनाया, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई और भी टाइप है इसी तरह की तो आप टी के बाद वाला कैरेक्टर यूज़ कर लो, टी और यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बताओगे, आप यहाँ पे बताओगे कि भाई ये जो जहाँ पे ओबीजे ए आ रहा है वो टी है और ओबीजे बी जो है वो यू है, और इस तरह करने से आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने क्या बताया कि भाई मैं कोई नई टाइप्स भेजने वाला हूँ, ठीक है। जो भी टाइप्स आएंगी आप उसको टी और यू के नाम से सपोज कर लो, ओबीजे ए को टी सपोज कर लो और ओबीजे बी के अंदर जो भी टाइप आ रही है आप खुद चेक कर लेना कि उसमें क्या टाइप है और उसको यू सपोज कर लेना, ठीक है। और अंदर मैंने जो भी काम किया तो टाइप स्क्रिप्ट तो स्मार्ट है, वो खुद ही समझ जाता है। अंदर हम मर्जिंग करवा रहे हैं तो देखो उसने उसकी रिटर्न टाइप वो खुद ही बना दी यहाँ पे, ये देखो टी इंटरसेक्शन यू, ये देख रहे हो, ठीक है। यानी कि दोनों को मिला के, यानी एक टी की टाइप बनाई उसने, एक यू की टाइप बना ली और दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करवा दिया। क्यों, अब जो हमारे पास मर्ज बनेगा, मर्ज की टाइप भी क्या होगी, मर्ज की टाइप में एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्शन और फिर एक और ऑब्जेक्ट, यानी उसमें नेम भी हो सकता है आएगा और आईडी भी आएगी, तो डॉट नेम करके हम उसके ऊपर वहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है किसी सबको? मुझे जल्दी से बताएं, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा इसको। मेरे भाई आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। कोई लेटर से कोशिश हम ये करते हैं कि कोई ना कोई लेटर होता है, उस लेटर के बिहाफ पे हम उसको कोई ना कोई नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे फॉर लूप के अंदर आप वेरिएबल आई को कुछ भी दे सकते हो ना, अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे आई दे रहे हो तो एक कन्वेंशन है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कन्वेंशन है। अच्छा जी मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। मैंने क्या कहा, आप जैसे किसी भी वेरिएबल के अंदर जब आप अलजबरा पे काम कर रहे हो तो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अलजबरा को भी छोड़ दो, हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करते हुए आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है वेरिएबल एक्स, दूसरे का नाम है वेरिएबल वाई। एक्स के अंदर रखा हुआ है 5, वाई के अंदर रखा हुआ है 5। मैं आप लोगों से पूछूं एक्स प्लस वाई करूं क्या आएगा, आप मुझे बताओगे क्या आएगा? सर आप बताओगे सर 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या रखी हुई है, 5। या चलो x के अंदर 5 रखी हुई है और y के अंदर 15 रखी हुई है, अब क्या आंसर आएगा? 15 आएगा। मैं आपसे पूछूंगा आपने कैसे पता लगा लिया? आप मुझे बताओगे सर आपने खुद तमाम की वैल्यू बता दी और आपने मुझे बता दिया, आपने कहा कि x प्लस 5 है, तो मैंने दोनों की वैल्यू को निकाल के देखा और जो भी उनसे आंसर बन रहा था मैंने निकाल लिया। तो टाइप स्क्रिप्ट भी क्या करेगा, टाइप स्क्रिप्ट को भी मैंने बताया कि भाई देखो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इस पैरामीटर्स की अंदर क्या टाइप आने वाली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको बताया कि भाई जो भी टाइप आने वाली है, पहली टाइप को आप यू टी सपोज कर लो, दूसरे को यू।
obj a को के अंदर जो भी आ रहा है आप उसको t सपोज करो, और obj b के अंदर जो भी आ रहा है आप उसको u सपोज कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी का काम ये खुद टाइप स्क्रिप्ट खुद ही कर लेता है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप ऐसे करके बना भी सकते हो कि t एंड u, लेकिन ये वो चीज़ है जो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही निकाल लेता है, ठीक है। इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर मर्ज हो गया तो वो इंटरसेक्शन हुई ना हमारी भाई, हमने पहले भी देखा था इस चीज़ को। तो बस ये वही चीज़ है हमारे पास, अगर आप ये लिखो या ना लिखो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही इस चीज़ को गेट कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या हुआ कि हमने दोनों टाइप जो भी आ रही थी हमें खुद नहीं पता था, हमने टाइप स्क्रिप्ट को कहा आप खुद देखो जो भी टाइप आ रही है उसको कोई नाम दे दो और उस नाम के ज़रिए भी उसको मैनेज कर लो, ठीक है। बस यहाँ पे ये काम हो रहा है। मेरे भाई ये जो डॉट डॉट है ना, ये हमारे पास ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस स्प्रेड ऑपरेटर को हम डॉट 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 लगा के ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं चलेगा, इसको किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या कर रहा होता है, कहीं पे भी अगर आप फॉर एग्जांपल कांस्टेंट बना लो, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप कोई चीज़ मर्ज करवाना चाह रहे हो आपस में, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर कहीं पे कोई कीज़ वगैरह आइट्रेशन करनी हो उसके लिए बड़ा काम में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लगा दिया, ठीक है, और डेटा को, ठीक है, और इस तरीके से आप जो है वो कहीं पे भी डेटा के ऊपर आइट्रेशन करवा सकते हो। उसको स्प्रेड कर देता है बेसिकली, ये क्या करता है उसकी एक एक वैल्यू जो है वो उठा के हमें एक एक करके देता रहेगा, उसको स्प्रेड कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बना रहा हूँ डेटा 2, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर जो है वो हमारे पास यही तमाम प्रॉपर्टीज़ क्लोन होकर आ जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और मैं कहूँगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करो, इस डेटा की तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्प्रेड कर दो। तो मैं आगे लगा दूँगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा 2 है उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कॉपी होके आ जाएंगी। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी दी नहीं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे नेम नहीं था बल्कि मेरे पास यहाँ पे पर्सन था, ठीक है। अब देखो, अब वो नेम के ऊपर हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि उसने खुद जाके देखा कि मैं जो ऑब्जेक्ट पास किए थे उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी के अंदर भी हमारे पास नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। इस वजह से उसने हमें अब नेम के ऊपर एरर देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पर्सन दे देता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। तो मतलब बेसिकली इससे क्या हुआ, इससे हमने टाइप स्क्रिप्ट को सिखाया कि भाई इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो तो आप उसको जो भी डेटा मैं उसको पास करूँगा आप उसको क्या करोगे, आप उसको कोई भी नाम दे दो और उन्हीं नामों के ज़रिए जो है वो आपका तमाम परेशानी आपकी हल हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब जब हम ये वाला काम कर लेते ना, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इशू आता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आती है हमारे पास। वो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैंने यहाँ पे उसको टी और यू बता दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको बताया दिया भाई कोई भी टाइप आ जाए आप उसको टी और यू सपोज कर लो। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी की जगह पे उसको 1 2 3 दे देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास उसने उसको भी क्या कहते हैं वो कर लिया, ठीक है। क्यों एक्सेप्ट कर लिया उसको? क्योंकि मैंने खुद बताया भाई कोई भी टाइप आए वो क्या बन जाएगी, टी और यू। अब ये तो बड़ा मसला है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास क्या करेगा, ये रन टाइम पे तो इशू देगा। कोई भी 1 2 3 हो उस पर तो स्प्रेड ऑपरेटर उस तरीके से चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा मसला है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसके लिए हम कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर वो टाइप बतानी कि भाई ठीक है टी तो होनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ी सी उसके ऊपर चेक भी लगाओ कि भाई वो इसी फॉर्मेट में हो, इसी तरह की टाइप हो, उसके अलावा ना हो। तो हम क्या करेंगे, टी के आगे लगा देंगे हम एक्सटेंड्स, ठीक है, और यू के आगे भी क्या कर देंगे, एक्सटेंड्स जो भी हमारी टाइप है। फॉर एग्जांपल वो टाइप हमारी क्या थी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी इसको ऑब्जेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या कर रहा है, अब वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अलाउ कर रहा है और यहाँ पे 1 2 3 को अलाउ नहीं कर रहा। अगर मैं 1 2 3 को वापस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रख दूंगा
ठीक है, आईडी करके, तो अब वो मुझे अलाउ कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक्सटेंड्स के ऊपर क्या किया हमने, बेसिकली मैंने बोला कि भाई ये जो यू वाली जो टाइप होगी ना, वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, यानी जो एक सिंपल ऑब्जेक्ट में होती है, यानी करली ब्रैकेट वाला एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यानी उसमें अभी कोई की नहीं रखी हुई, यानी एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो उस प्रॉपर्टी के अंदर होगा ही होगा। बाकी जो कीज़ आ रही हैं वो आप यू के ज़रिए उठा के उसके अंदर देख लेना। ठीक है, तो जो कीज़ होंगी हमारी वो यू और टी बन जाएंगी, और बाकी ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट था उसको चेक करने के लिए कि बाकी वो कोई स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, इस तरह का कोई डेटा मुझे ना भेज दे, और जो भी डेटा भेजे वो ऑब्जेक्ट ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए फिर हमारे पास हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट में एरे भी आता होगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी की के अगेंस्ट में एरे रखा हुआ है तो एक्सेप्ट होगा। मेरे भाइयों, हमने काफ़ी एडवांस चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो अभी सवाल मुझसे कर लें, और ये चीज़ बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप घर पे जाके एक बार खुद से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। मैं आप लोगों के सवालों का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझसे सवाल है तो प्लीज़ कर लें। एक बार आपने घर पे, मैं कोड तो आपको देता ही हूँ हर क्लास के एंड में, एक बार आपने घर पे ना इसको खुद से देख के कर लेना। ये चीज़ बहुत आसान है, आप एक बार करोगे ना आपको खुद ही जहन आपका खुलता जाएगा, अच्छा ये ऐसे चल रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। टी को हम अपने कस्टम टाइप से भी बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सवाल था उज़ैफ़ा आपका, टी को हम अपनी कस्टम टाइप के ज़रिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी मैं उसको ये भी बता सकता हूँ कि भाई देखो, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर ये वाली जो टाइप, ये वाली जो कीज़ होंगी ना, ये तो होंगी, लेकिन साथ में अगर कोई और चीज़ भी हो तो वो जो और चीज़ें हैं वो टी और यू कंसीडर हो जाएंगी। रिस्पॉन्स का डेटा ओवरराइड नहीं होता मेरे भाई, रिस्पॉन्स का डेटा ओवरराइड नहीं होता। रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आ रहा होता है वो बेसिकली आप टाइप जो बता रहे होते हो, वो रिस्पॉन्स की टाइप बता रहे हो। तो रिस्पॉन्स का डेटा अलग चीज़ है, रिस्पॉन्स की टाइप अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबको क्लियर है मेरे भाइयों? ये काफ़ी एडवांस चीज़ है, एक बार आप लोग इसे करके देख लोगे खुद से तो क्या कहते हैं, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई सेकंड असाइनमेंट के अंदर मैंने कोई ख़ास चीज़ जो है वो क्या कहते हैं नहीं दी है। सेकंड असाइनमेंट के अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को सिंपली ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आप लोगों को उससे रिलेटेड जो है वो असाइनमेंट दिया है। क्या कहते हैं, तो उसमें फिर क्या हो रहा है आपके पास, जो उस असाइनमेंट है उसके अंदर आपको एक व्हीकल सिस्टम बनाना है, एक क्लास बनेगी, बेस क्लास बनेगी, फिर उसकी चाइल्ड क्लासेस बनेंगी। तो बस उसी तरीके से, उसमें कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, बस आप एक बार कर लोगे तो आपको ऊप्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आने हैं टाइप स्क्रिप्ट में वो सारे खुद ही हल हो जाएंगे आपके। एक बार क्विक रिवीजन करा दूं, बिल्कुल करा देते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देखा आज। सबसे पहले हमने टाइप कास्टिंग देखी। टाइप कास्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सॉरी कहाँ था, तो यहाँ पे। ठीक है, टाइप कास्टिंग हमने देखी, और टाइप कास्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास कभी भी कोई ऐसी टाइप जो कि टाइप स्क्रिप्ट खुद से गेट नहीं कर पा रहे हो, जो कि जैसे कि HTML से रिलेटेड यहाँ पे टाइप है, तो उसको नहीं पता कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर कोई इनपुट एलिमेंट आ रहा होगा या कोई डिव आ रहा होगा या क्या आ रहा होगा, वो आप सिंपली उसको
टाइप कास्टिंग के ज़रिए इस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको बता सकते हैं। दो तरीके हैं, एक एज वाला तरीका और दूसरा एंगल ब्रैकेट वाला तरीका। मेन तरीका जो है वो एंगल ब्रैकेट वाला है। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिएट के अंदर ये कभी कभी मसला कर जाता है, इसलिए टाइप स्क्रिप्ट ने हमें दूसरा वाला तरीका भी दिया है, एज वाला। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास जेनेरिक्स हमने बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रॉमिस को मैंने यूज़ किया था यहाँ पे और प्रॉमिस के अंदर मैंने सिंपली आप लोगों को ये बताया करके दिखाया कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी ओके, तो हमारे पास कोई भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, जो कि हम प्रॉमिस के ज़रिए अगर क्या कहते हैं वो करवा रहे हैं, तो उस डेटा को हम देन के अंदर एक्सेस जब कर रहे होते हैं, तो एक्सेस करने में हमारे पास वो प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर टाइप प्रोमिसेस की बतानी पड़ती है, जो कि बेसिकली पहले यहाँ पे हमने बताया कि प्रॉमिस होगा और एंगल ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे प्रॉमिस के अंदर से क्या आएगा। ठीक है, अक्सर चीज़ें आपके पास होती हैं कि आप कहीं पर कोई फंक्शन बता रहे हो तो फंक्शन के अंदर की चीज़ें बता रहे हो। तो ठीक है, तो ये बेसिकली रिजॉल्व होने के बाद इसके अंदर से आ रहा है। तो वैसे तो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो इससे उसको कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग। उसके बाद फिर हमारे पास हमने एक और एग्जांपल देखी जिसमें हमने बेसिकली एक नाम दे दिया। ये जेनेरिक्स हैं, प्योर जेनेरिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी, जिसमें हमें टाइप नहीं पता होती, लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट को बताते हैं कि यहाँ पे हमारी जो भी टाइप आएगी उसको आप इस नाम से सपोज़ कर लो। ठीक है, और इस नाम से सपोज़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ओबीजे ए के अंदर टी और ओबीजे की बी के अंदर हमारे पास यू आ जाएंगे। ठीक है, टी और यू क्या है मुझे भी नहीं पता, टाइप स्क्रिप्ट को भी नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा टाइप स्क्रिप्ट उसको टी और यू समझ लेगा। ठीक है, ये इससे आसानी क्या होती है, इससे आसानी होती है कि नीचे उसको पता चल गया कि अच्छा अगर मैं मर्ज करवा रहा हूँ तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो टी और यू को मर्ज करवा के जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा। ठीक है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसको टी सपोज कर लेगा और इसको यू सपोज कर लेगा और इसको मर्ज करवा के जो इसका रिज़ल्ट बनेगा यहाँ पे टी, देख लो मर्ज। ठीक है, और इंटरसेक्शन और फिर आगे उसकी वो वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने खुद ही उसको गेट कर लिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो उसने पर्सन के अंदर रखा स्ट्रिंग, आईडी के अंदर नंबर, ये सब कुछ उसने कहाँ से उठाया, उसने खुद ही देखा कि उस डेटा को क्या पास हो रहा था और वो चीज़ उसने लगा दी। ये क्लियर है मेरे भाई? ओके, ठीक है, बस आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, टाइप स्क्रिप्ट की आखिरी क्लास है। कल की क्लास में लाजमी आप लोग ज्वाइन करें और उस वक्त तक के लिए फिर आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़।